Hello students, in this video of class 11 business studies, we will be discussing chapter first, that is nature and purpose of business. Business studies का chapter first हम discuss करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस. नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिज़नेस की, बिज़नेस का मीनिंग क्या है, हम किस पर्पस से बिज़नेस को ओपन करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर फर्स्ट है आपके पार्ट ए फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस का. ओके, अब ये जो चैप्टर है ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है. सेक्शन 1 फर्स्ट, जो सेक्शन फर्स्ट है वो किस चीज़ के बारे में बताएगा आपको, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री ट्रेड और कॉमर्स रिलेटेड. और जो सेक्शन सेकंड है वो आपको क्या चीज़ बताएगा, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर इंडिया में जो हिमालयाज़ है वो नॉर्थ में है और जो हमारा इंडिया है वो साउथ में वाटर से क्या है, बॉर्डर्ड है. ओके, तो जो इंडिया जो है एज अ कंट्री वो कनेक्टेड है फॉरेन कंट्रीज से एक ट्रेड रूट के थ्रू. उस ट्रेड रूट को हम क्या कहते हैं, सिल्क रूट. ओके, उस ट्रेड रूट को हम क्या कहते हैं, सिल्क रूट. तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर अभी हमने क्या समझा, सिल्क रूट. सिल्क रूट मतलब इंडिया जो है वो कनेक्टेड है फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ रोड्स के थ्रू. उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्क रूट. The maritime routes linked the east and west by sea and were used for trade of spices known as spice route. मतलब एंशियंट इंडिया में जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है. तो इंडिया जो था वो कनेक्टेड था ईस्ट में भी और वेस्ट में भी सी रूट के थ्रू. और उस टाइम पर इंडिया में ट्रेड किस चीज़ का होता था, स्पाइसेस का. स्पाइसेस मतलब मसालों का ट्रेड होता था. ओके, तो स्पाइस रूट इसे कहते हैं. ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया टू इवॉल्व एज अ मेजर प्लेयर इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम. पुराने समय में भी जो ट्रेड और कॉमर्स था, ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदना और बेचना, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था, ठीक है. वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल था. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैव शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एशियंट इंडिया. जो हमारी इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी मतलब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी कंट्री के अंदर बन रहे हैं. तो हमारी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था ट्रेड और कॉमर्स. कमर्शियल सिटीज़ कौन कौन सी थी इंडिया में, कमर्शियल सिटीज़ थी हड़प्पा और मोहनजोदारो. वो 3300 BC में फाइंड की गई थी. द सिविलाइजेशन हैड स्टैब्लिश कमर्शियल कनेक्शंस विद फॉरेन कंट्रीज़. कमर्शियल सिटीज़ का मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पर ख़रीदना और बेचना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है. तो ये जो हड़प्पा और मोहनजोदारो थे वहाँ से ट्रेड होता था, गुड्स का ट्रेड होता था. तो इनके क्या थे, कमर्शियल कनेक्शंस थे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, हड़प्पा और मोहनजोदारो के. तो ये जो सिविलाइजेशंस थी हड़प्पा, मोहनजोदारो, इनका कमर्शियल कनेक्शन था किससे, मेसोपोटामिया के साथ. और ये ट्रेड करते थे गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, कलर्ड जेमस्टोन्स में, ठीक है. ये जो पीरियड था ये सब्सटैंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ का था और अर्बन डेवलपमेंट का था. इस पीरियड में इंडिया में बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई थी और अर्बन डेवलपमेंट भी हुआ, ठीक है. कुछ ट्रेड रेगुलेशंस भी थे, मतलब ट्रेड में कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थे ट्रेड करने के. अलग अलग तरह के कॉइन्स थे, अलग अलग तरह की वेइंग प्रैक्टिसेस थी. वेइंग प्रैक्टिसेस का मतलब वज़न करने की जो प्रैक्टिसेस थी वो अलग अलग तरह की थी.
धीरे धीरे फिर कुछ एक्सेप्टेबल वेट्स बनाए गए, कुछ मेजर्स डेवलप किए गए। तो ये था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में आप ये देख सकते हैं, ये जो वाटर के थ्रू जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, जो वाटर के थ्रू मैरीटाइम रूट दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? स्पाइस रूट। क्या बोलते हैं? स्पाइस रूट। द मैरीटाइम रूट्स लिंक्ड द ईस्ट एंड वेस्ट बाय सी एंड वर यूज्ड फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस। मसालों का ट्रेड करते थे हम। ओके, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इन द शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल बाय सी एंड अदर वाटरवेज। ओके, और मैंने आपको क्या बताया? एक सिल्क रूट बताया। सिल्क रूट में क्या कैसे है? इंडिया गॉट कनेक्टेड टू एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्रीज थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड्स। रोड के थ्रू जो हम फॉरेन कंट्रीज से कनेक्टेड थे, और जो रोड के थ्रू हमारा ट्रेड होता था फॉरेन कंट्रीज के साथ, वो क्या होता है? सिल्क रूट। क्या होता है? सिल्क रूट। ओके, तो ये है आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कौन सी बुक के थ्रू पढ़ा रही हूँ? वीके ओरी बुक। ओके, बिजनेस स्टडीज़ की पूनम गांधी की वीके ओरी बुक, उसके थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक का फर्स्ट चैप्टर ओपन करके रखेंगे तो आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम मतलब उस टाइम पर इंडिया के अंदर, इंडिजिनस मतलब अंदर, इंडिया के अंदर कैसा बैंकिंग सिस्टम था। ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड विद करेंसी एंड हुंडी। उस टाइम पर जो बैंकिंग सिस्टम था उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। वो मनी लेंड करते थे, उधार पे पैसे देते थे। ठीक है, फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड मतलब इंडिया के अंदर जो खरीदना और बेचना हो रहा है उसमें पैसे लगाते थे बैंकिंग सिस्टम, और फॉरेन ट्रेड, इंडिया से फॉरेन में जो चीज़ें जा रही हैं उससे रिलेटेड भी जो मनी की रिक्वायरमेंट है या फाइनेंसिंग है, उसमें बैंकिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। ठीक है, और उस टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हुंडी, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस्ड मनी सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे इकोनॉमिक लाइफ आगे बढ़ी, मनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल आ गया एक्सचेंज में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। दिस द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मनी एंड इट्स यूज एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहले के टाइम पे क्या सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था कि अगर किसी पर्सन के पास राइस है और सामने वाले के पास गेहूँ है, तो मैं उस पर्सन को राइस दे दूँगी, वो मुझे गेहूँ दे देगा। तो उस टाइम पर बार्टर सिस्टम चलता था। तो धीरे धीरे जैसे इकोनॉमिक लाइफ आगे बढ़ी तो मनी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा फील होने लग गई कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाले को राइस चाहिए तो मेरे पास भी राइस होगा, और सामने वाले और मुझे वीट चाहिए तो ज़रूरी सामने वाले के पास वीट होगा मुझे देने के लिए। तो अगर मेरे पास कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, मनी होगा, तो उसके थ्रू मैं इजीली एक्सचेंज कर पाऊँगी। तो इसलिए उस टाइम पर इंट्रोडक्शन हुआ मेटेलिक मनी का, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ी, एक्सेलरेट हुई। विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग पीपल बिगैन टू डिपॉजिट प्रेशियस मेटल्स विथ लैंडिंग इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग एज बैंकर्स और सेट्स एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम देम। अब बैंकिंग का डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने क्या करा, जो प्रेशियस मेटल्स थे उनको इकट्ठा करना चालू करा और लोगों को उधार पे देने लग गए। ठीक है, बैंकर्स और सेठ बनकर। ठीक है, और वो क्या करते थे? मनी को कलेक्ट करते थे। ओके, विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टुक प्लेस। इकोनॉमिक लाइफ के डेवलपमेंट के साथ क्या क्या हुआ? मेटल कॉइन बिकेम द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेटल कॉइन आ गए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। फिर डॉक्यूमेंट्स का यूज़ होने लगे, जैसे हुंडी और चिट्ठी वर यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, उस टाइम पर एंशिएंट इंडिया में उधार पर चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ करते थे हम, वो क्या था? हुंडी या फिर चिट्ठी। ठीक है, हुंडी बहुत पॉपुलर हो गया। ठीक है, हुंडी बिकेम वेरी पॉपुलर। इट इंडिकेटेड एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। इसमें क्या होता था? एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता था, एक वादा होता था कि हम फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी, इट इंडिकेटेड एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैलिड नेगोशिएशन।
मतलब ये जो हुंडी होती थी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती थी। ठीक है, तो हुंडी का मतलब क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। इसे हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब सपोज़ मैंने आपसे गुड्स खरीदे और मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए, तो मैं तो सामने वाला जो होगा जिसने मुझे गुड्स बेचे हैं, तो वो सामने वाला पर्सन मुझे एक बिल बना कर देगा कि आप मुझे 3 महीने के बाद इतना पैसा दोगे, क्योंकि ये गुड्स आपने मुझसे अभी लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपने उस बिल पर प्रॉमिस करा है कि आप 3 महीने के बाद उस पर्सन को क्या करोगे, पैसे दोगे। ठीक है, तो सामने वाला आपको एक बिल बना के देगा जिस पर आप साइन करोगे कि आप 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद उसको वो पैसा रिटर्न करोगे। मतलब आपने उधार पे सामान खरीदा है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप वो पैसा उसे रिटर्न कर दोगे। हुंडी रेफर्स टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज बिल ऑफ एक्सचेंज इवॉल्व्ड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूज्ड इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। उधार के ट्रांजेक्शन्स में यूज आता है। हुंडी इज नॉर्मली रिगार्डेड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दे वर मोर ऑफन यूज एज इक्विवेलेंट्स ऑफ चेक। चेक के बराबर हुंडी को माना जाता था। इशूड बाय इंडिजिनस बैंकर्स, दे वर यूज एज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स टू बोरो मनी। पैसे बोरो करने के लिए हम हुंडी का यूज़ करते थे। एज रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाने के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था। फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शन, ट्रेड के लिए भी यूज़ किया जाता था। अब आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर हुंडी की पिक्चर्स है, ₹2500 सेंटर वाली, ये सब हुंडीज़ की पिक्चर है जो आपके सामने है। अब नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी ऑफ हुंडीज़। अब पेमेंट के बेसिस पर, पेमेंट के टाइम के बेसिस पर जो हुंडी है उसे क्लासिफाई किया गया है दर्शनी और मुद्दती हुंडी। ठीक है, दर्शनी और मुद्दती हुंडी ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ टाइम। तो दर्शनी हुंडी क्या होती है, अ हुंडी पेबल एट साइट इज कॉल्ड दर्शनी हुंडी। मतलब उस बिल को देखकर ही अगर पेमेंट कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, दर्शनी हुंडी। इसे क्या कहते हैं, डिमांड बिल। फिर मुद्दती हुंडी, मियादी भी बोलते हैं। मुद्दती हुंडी इज़ वन विच इज़ पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। 1 महीने के बाद, 30 डेज़ के बाद, 80 डेज़ के बाद, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद पेबल हो जाएगा। मतलब इतने दिनों के बाद आपको इस हुंडी पर पैसा मिल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, टाइम। ये किसकी तरह है, टाइम बिल की तरह है। टाइप्स ऑफ हुंडी। तो टाइप्स ऑफ हुंडी में सबसे पहले क्या है, धानी जोग। धानी जोग जो है वो दर्शनी के अंदर आती है। और धानी जोग हुंडी, धानी का मतलब क्या होता है, ओनर। इज़ वन विच इज़ मेड पेएबल टू दी ओनर। ओनर को पेमेंट मिलती है, या फिर जिसके पास ये बिल है, जो होल्डर है, या फिर जिसके हाथ में भी ये हुंडी है, उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये किसकी तरह होता है, बियरर चेक की तरह होता है। अगर चेक जिस भी पर्सन के हाथ में होता है उसी को पैसा मिलता है। वो चेक जिस पर्सन के हाथ में उसको पैसा मिलेगा, वैसे ही ये जो हुंडी जिस पर्सन के हाथ में होगी उससे वो क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शाह जोग। ये भी किसके अंदर आती है, दर्शनी के अंदर आती है। तो शाह जोग हुंडी इज पेबल ओनली टू शाह। शाह मतलब क्या होता है, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन जिसकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। ठीक है, पर्सन ऑफ फाइनेंशियल वर्थ मतलब मार्केट में जिस पर्सन की अच्छी रेपुटेशन होगी उसे ही ये पैसा मिलेगा। उस टाइम पर, पुराने इंडिया के टाइम पे जिन लोगों की अच्छी फाइनेंशियल रेपुटेशन है, ठीक है, उन्हीं को पैसा मिलेगा। तो ये किसकी तरह होता है, क्रॉस्ड चेक की तरह होता है। क्रॉस चेक क्या होता है, उसमें जिसका नाम होगा उसी को पैसा मिलता है। क्रॉस चेक में अकाउंट पे ही। ठीक है, बियरर चेक में क्या होता है, जिसके भी हाथ में चेक होगा उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन क्रॉस चेक में जिस पर्सन का नाम है, अकाउंट पे ही है, उसी को पैसा मिलेगा। फिर थर्ड क्या है, फरमान जोग। ये भी क्या है, दर्शनी। द टर्म फरमान रेफर्स टू ऑर्डर। फरमान का मतलब ऑर्डर, जिसको बोला गया है पे करने के लिए उसे पे कर दो। दिस हुंडी मेड पेबल टू दी ऑर्डर ऑफ द पेई। जिसे भी बोला गया है पे करने के लिए उसे पे कर दो।
ठीक है, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ धानी जोग हुंडी। ओके, देखन हर, ये भी क्या है, दर्शनी है। पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर, ठीक है, ये भी किसे पेबल होगी, प्रेजेंटर या फिर बियरर को। नेक्स्ट है देखन हर, दर्शनी, पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर, जो भी दिखाएगा उसको ये पेबल होगा। फिर जोखमी मुद्दती, द टर्म जोखम मीन्स रिस्क, जो रिस्क होता है। सच हुंडी इज़ यूजुअली ड्रॉन अगेंस्ट गुड्स शिप्ड ऑन वेसल एंड अ सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व, मतलब ये किस चीज़ में ये ड्रॉ किया जाता है, जो हम जहाज़ के थ्रू जो हम गुड्स बेच रहे हैं वहाँ पर ये यूज़ की जाती थी जोखमी, ठीक है, जिसमें कुछ रिस्क होता था, मतलब जहाज़ डूब जाएगा, गुड्स लॉस्ट हो जाएंगे रास्ते में वहाँ पर, ठीक है। इफ़ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट, अगर रास्ते में गुड्स लॉस्ट हो जाएंगे तो द ड्रॉअर या होल्डर बियर्स द कोस्ट एंड द ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी। ओके, ड्रॉअर अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स, इफ़ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट द होल्डर बियर्स द कॉस्ट, मतलब जिसके हाथ में ये बिल है वो ही कॉस्ट बेयर करेगा, जो ड्रॉई है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ड्रॉई की कोई लाइबिलिटी नहीं है, जिसके हाथ में ये बिल होगा उसकी लाइबिलिटी है पे करने की, तो वो क्या है, जोखमी हुंडी। इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसे याद भी नहीं करना है, बस ये जनरल नॉलेज के लिए है आपके। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में हमने क्या देखा कि लोग क्या करने लग गए थे, प्रेशियस मेटल्स को क्या करने लग गए थे, डिपॉजिट करने लग गए थे, और उन मेटल्स को फिर क्या करते थे, उधार देते थे, बैंकर की तरह काम करते थे, सेठ की तरह काम करने लग गए थे, ठीक है। These bankers and sets become an instrument for supplying money for producing more goods. Indigenous banks played a special role in lending money and financing domestic trade. Agriculture and domestication of animals also help in generate surplus savings for investment. जब एग्रीकल्चर का टाइम होता था, डोमेस्टिकेशन के टाइम पर सरप्लस मनी और सेविंग्स जनरेट हो पाती थी। ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस पीपल ऑफ इंडिया वर एबल टू रेज 2 और 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होती थी तो उस टाइम पर जो पीपल थे वो 2 या 3 क्रॉप्स कर लेते थे। इन एडिशन टू एग्रीकल्चर, बाय रिसोर्टिंग टू वीविंग, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मैसनरी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, दे वर एबल टू जनरेट सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर के अलावा उस टाइम पर क्या क्या होता था, वीविंग, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, स्कल्पचर, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट देते थे, ठीक है। अब उस टाइम पर क्या था, डेवलपमेंट था, कारखानास थी, वर्कशॉप्स थी। इन कारखाना और वर्कशॉप्स में कौन काम करते थे, स्किल्ड आर्टिसंस काम करते थे। वो लोग रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते थे फिनिश गुड्स में। फैमिली बेस्ड, मतलब पूरी फैमिली उस कारखाना या वर्कशॉप में काम करती थी, कारीगरी करती थी। आर्ट और स्किल बहुत फेमस था उस टाइम एशियंट इंडिया का, ठीक है। तो ये हमारा इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या करता था, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम एग्रीकल्चर को हेल्प करता था फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के दौरान, ठीक है, क्रॉप्स के लिए। और उस टाइम पर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था वो पैसा देता था एग्रीकल्चर के लिए, वो फाइनेंस प्रोवाइड करते थे एग्रीकल्चर के लिए। और जो बैंकिंग सिस्टम था वो फाइनेंस देता था वीविंग के लिए, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, स्कल्पटिंग को, इन सब में इन्वेस्टमेंट करता था। एक्स्ट्रा जो भी बैंक के बाद इन्वेस्टमेंट होता था, पैसा होता था, एक्स्ट्रा पैसा वो इसमें लगाता था। फिर उस टाइम पर कारखानाज और वर्कशॉप्स चलते थे, ठीक है, जहाँ पर आर्टिसंस वर्क करते थे और वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे। उसमें भी ये जो बैंकिंग सिस्टम था वो क्या करता था, हेल्प करता था। तो उस टाइम पर बैंकिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ था, मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर पहले बार्टर सिस्टम चला। बार्टर सिस्टम के बाद एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर क्या क्या आए, मेटल कॉइन्स आई, ठीक है, धीरे धीरे मेटल कॉइन्स आए।
फिर उन मेटल कॉइन्स को क्या करा, जो अमीर अमीर लोग थे, जो सेठ थे, उन लोगों ने इकट्ठा करना चालू करा। इकट्ठा करने के बाद उसे उधार देना चालू करा। उधार देने के बाद एक बैंकिंग सिस्टम क्रिएट हो गया। उसमें हुंडी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था। हुंडी क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू क्रेडिट पे चीज़ें देते हैं, उधार पर चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका बैंकिंग सिस्टम कैसा था एंशिएंट इंडिया के टाइम पर। आपने हुंडी पढ़ा और टाइप्स ऑफ हुंडी के बारे में पढ़ा। तो अब आप ये अपनी एनसीईआरटी बुक में भी इतना टॉपिक रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपकी वीकेओरी बुक में भी इतने टॉपिक को रीड करके एक बार समझ लीजिए। अब जो आगे का डिस्कशन है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।